नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड भ्रमण पर आए नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार सुबह सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान नेपाल और भारत के बीच विभिन्न सामसायिक मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड का रोटी बेटी का नाता रहा है। दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। नेपाल भी चाहता है कि वहां भी उत्तराखंड की तरह सामाजिक और आर्थिक विकास हो। नेपाली प्रतिनिधिमंडल को मानस खंड मंदिर माला मिशन और मुख्यमंत्री घनश्यारी कल्याण जैसी योजनाओं को भी प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को नेपाल आने का भी न्योता दिया है। हमारे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल के एक दल का पूरा एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है, जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियां हों या अन्य पद्धतियां हों, एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां की जो भारत नेपाल सीमा जहां मिलती है, वहां पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो भविष्य की चुनौतियां एक समान है। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। नेपाल का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड पहुंचा। ये 5 सदस्यीय दल बीजेपी जानू की थीम लेकर दिल्ली के बाद देहरादून दौरे पर पहुंचा है। इस प्रतिनिधि मंडल में नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री, सीपीएन सेंटर के सदस्य, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर शामिल हैं। इस प्रतिनिधि मंडल देश की आर्थिक तरक्की और राज्यों में हो रहे विकास को जानने का काम किया। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडल ने ऋषिकेश में गंगा आरती करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। साथ ही बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी के संगठन को समझने का काम भी किया। हम सबका सौभाग्य है कि नेपाल का राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल भाजपा जानो इस भाव के साथ उत्तराखंड में आज यहाँ पहुँचे। उनमें पंपा भूसाल जी है, आप सीपीएन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की पूर्व में आप विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, अब उनकी पदाधिकारी हैं। इनके साथ रामेश्वर राम यादव जी आए थे, पूर्व में कानून मंत्री नेपाल सरकार में, वर्तमान में सांसद हैं। चक्रपाणी खैनाल बलदेव जी, ये पूर्व में नेपाल के प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार रहे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और इसमें सेक्रेटरी हैं सीपीएन के। सत्या पहाड़ी ये जिला सदस्य हैं सीपीएन की, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य हैं। सुरेश कुमार राम जी सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। ऐसे 5 लोगों का आना हुआ और इनके साथ हमारे विदेशी मामलों को जो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विदेश जो हमारा विभाग है, उसके डॉक्टर विजय जी यहाँ बीच में हैं और नकुल भारद्वाज जी का भी यहाँ आना हुआ। कल से आपका आगमन हुआ। ऋषिकेश के अंदर माँ गंगा की आरती का था, उसके बाद हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता साहब की भेंट हुई। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आमंत्रण में भारत आया। इस विजिट का मुख्य अर्थ था 2 पार्टी के बीच के संबंध सुदृढ़ करना, 2 देश के जनता के जो हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ से हम जुड़े और एक अच्छे छिमेकी राष्ट्र है, वो संबंध और सुदृढ़ करने के लिए, 2 राष्ट्र के बीच के संबंध भी सुदृढ़ करने के लिए ये भ्रमण बहुत फलदायी हुआ। 9 बीजेपी कार्यक्रम अंतर्गत ये था। लास्ट ईयर हमारे पार्टी के अध्यक्ष, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वहाँ वो लास्ट ईयर आया था बीजेपी के आमंत्रण में। ये दूसरे बार हम आ रहे हैं। लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री प्रचण्ड का भारत दौरा हुआ था और 2 प्रधानमंत्री के बीच में अच्छे
संवाद और सहमति समझौता हुआ था। जोशीमठ धीरे धीरे दरारों और भूस्खलन के जख्मों से उभर ही रहा था कि इस बरसात ने एक बार फिर जोशीमठ की नींव हिला दी है। पहाड़ों के विभिन्न हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जोशीमठ नगर का निचला हिस्सा एक बार फिर फटने लगा है। बीते दिनों से हो रही बारिश के कारण जोशीमठ का सिंघधार मोहल्ला पूरी तरह से हिल चुका है। हालांकि जनवरी में जब जोशीमठ नगर में दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब इस मोहल्ले के कई हिस्सों में छोटी छोटी दरारें थी, जो अब बरसात शुरू होते ही विकराल होती जा रही है। बरसात के बाद जोशीमठ में दोबारा से शुरू हुए खतरनाक भूस्खलन के कारण नगर के कई रास्ते टूटकर नीचे गिर गए हैं। सिंघधार मोहल्ले के साथ अन्य जगहों पर भी बने कई मकानों की दीवारें टूटकर मकान जमींदोज हो रहे हैं, जिस कारण लोगों को फिर से डर सताने लगा है। मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ से ऊपर तक किया जाए, जिससे कि ये रोड भी सुरक्षित हो और ऊपर की जो मकान है जो भी सुरक्षित है वो भी सुरक्षित हो। और नहीं तो अगर ये जिस तरह बारिश हो रही है और जो प्रशासन की नीति है कि खाली हम रोड का ट्रीटमेंट खाली कर दें, तो ये रुकने वाला नहीं है। ये सिंक होगा और ये पूरा नीचे आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी का काम अंतिम चरण में पहुंचने की पुष्टि की है। उन्होंने जल्द राज्य सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट मिलने की उम्मीद दिलाई है, जिसके बाद उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और यूसीसी के बारे में चर्चा की थी, जिससे मुख्यमंत्री ने जल्द ड्राफ्ट तैयार होने का और कानून लागू होने का आश्वासन दिया है। यूसीसी पर कमेटी अपना काम कर रही है और अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही हम उस पर जो जरूरी काम है, जो वैधानिक रूप से लिए जाने हैं, उन सबको आगे बढ़ाते हुए उस काम को आगे करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस से आज की बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के गढ़वाल के लोगों को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा, जहां बीजेपी करण मेहरा पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने करण मेहरा का बचाव किया है। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ कहा कि ये अंकिता के मामले को लेकर अध्यक्ष करण की पीड़ा थी जो सामने आई है। उनके अनुसार बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बेवजह मुद्दे उठा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर यह जरूर कहा कि करण मेहरा ऐसे सख्त शब्दों से बच सकते थे, लेकिन उनके दिल में जो दर्द था वह उनके शब्दों के रूप में झलका है। विकासात्मक राजनीति से कोसों दूर संप्रदायवाद की छद्म राजनीति कर आज देश और प्रदेश की सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में और एक क्षेत्रीय संकीर्णता की बात फैलाकर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर इस रूप में पेश करना कि यह एक एक क्षेत्र विशेष के लोगों का अपमान है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोर होती पकड़ को देख इस प्रकार के भ्रामक बातें फैलाने का प्रयास कर रही है। देहरादून आईटीओ ने ई रिक्शा संचालक जो कि नियमों को ताक पर रखकर ई रिक्शा का संचालन कर रहे थे, उन पर गाज गिरने का काम किया है। देहरादून शहर के कई मुख्य मार्गों पर आईटीओ की 5 टीमें और 4 बाइक स्क्वाड तैनात थे, जिन्हें यह जिम्मा सौंपा गया था कि बिना लाइसेंस, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना टैक्स जमा करने वाले संचालकों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही रिक्शा संचालकों पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे संचालकों पर भी कार्रवाई की गई जो उन मार्गों पर अपने वाहन का संचालन करते हैं जहां ई रिक्शा का संचालन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और वहीं इस दौरान आईटीओ ने लगभग 100 ई रिक्शाओं को सीज भी कर दिया है। तो देहरादून में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान को लेकर 100 ई रिक्शा को सीज किया गया है। देहरादून में ई आरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है प्रतिबंधी। वहीं इस दौरान आरटीओ ने लगभग 100 ई रिक्शाओं को सीज कर दिया है। जहां ई रिक्शा का संचालन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसको लेकर आरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में ये 100 ई रिक्शाओं को सीज किया गया है। ई रिक्शा में आपने देखा होगा कई मार्गों पे उनको रोक लगा रखा है।
उन मार्गों पे ई रिक्शा चालन करना निषेध किया गया है, बैन है, फिर भी लोग चला रहे हैं। हाईवे हों या ढेर सारे यहाँ 6 रूट हमारे यहाँ हैं जिस पे ई रिक्शा चलाना बैन किया गया है, उस पर भी कई लोग चलते हुए पाए गए, उनका भी चालान किया गया है। खबर लस्कर से, जहां लस्कर के सेठपुर गांव में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए प्रशासन ने जेसीबी मंगवाई और भारी पुलिस की मौजूदगी में सड़क खोदकर पाइपलाइन डाली गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के पानी से उनकी फसलें जलमग्न होकर खराब हो गईं, लेकिन फिर भी खेतों जलभराव की समस्या बनी हुई है। 1 साल पहले कुछ लोगों ने पाइपलाइन को दबा दिया था, जिसके कारण पानी की निकासी का रास्ता भी बंद हो गया। तब से लेकर वह अब तक शासन प्रशासन से पाइपलाइन खोलकर पानी निकासी की मांग करते चले आ रहे थे। 3 दिन पहले लक्सर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी उन्होंने इसकी शिकायत की, तो मंत्री के निर्देश पर प्रशासन की टीम गांव में पहुंची। शांतिपूर्ण तरीके से जल निकासी का रास्ता बनाया जा सके, इसके लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं तहसीलदार ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से सड़क खोदकर पाइपलाइन डालने का काम किया गया है। प्रवीण, मदन लाल वगैरह से काफी लोगों की एप्लीकेशन हमारे पास आई थी कि उनकी खेतों में पानी भरा है और निकासी का कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए वाला पानी भरा हुआ है, तो एसडीएम साहब के आदेश अनुसार मैं यहाँ पे आया हूँ। एक बम्बा तुमने डाल दिया है, तो एक अभी आगे और डालना है। कालाडूंगी तहसील के ग्राम सभा बेलपोखरा में गुलदार का आतंक जारी है। खेत में काम करने पहुंची महिलाओं ने जब गुलदार को देखा तो उनकी चीख निकल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने गुलदार को पकड़ने में जुटी हुई है। तो कालाडूंगी में गुलदार का आतंक जारी है, जिसके चलते लोगों में खौफ दिखाई दिया है। बोखरा में गुलदार का आतंक को लेकर खेत में काम करने गई महिला को चीख पुकारने गई, इसके चलते गुलदार को लेकर दहशत का माहौल गांव में बना हुआ है। फिलहाल वन विभाग की टीम को सूचित किया गया है, जिससे मौके पर पहुंची टीम गुलदार को पकड़ने में जुटी हुई है। रामनगर में बुधवार की देर रात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ा हादसा हो गया। गेस्ट हाउस में संविदा पर तैनात एक वन कर्मचारी की सरकारी आवास में बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। विभाग की तरफ से घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो हम दोनों घर से आए थे, घर जाएंगे हम यहाँ बाल कटवाए, बाल कटाने। उसने कहा भाई मैं बाल नहा रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक। नहाने के बाद वो बाहर आया, कपड़े धो के लाया। बाहर जैसे कपड़े लगा, मैं अंदर गया, बोला तू नहा ले। मैंने अपने लोटा पानी डाला, मेरे को हल्का झटका मारा। मैंने एकदम उसका नाम लिया धनु, मेरे का करंट लग रहा है। वो मेरे से पहले वही गिर गया बाहर। जैसे मैं गया वहाँ पे, मेरे को फिर वहाँ पे झटका लगा। तब तो उसके हाथ से धुआं से मतलब पकड़ कर तार, तब मैंने डंडे से मार के तब छुड़ाया उसको। उसके बाद अगल बगल वाले लोगों ने साथ दिया मेरा, तो स्टाफ पूरा हमारे स्टाफ ने मेरा सही हुआ। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए देहरादून में मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में कई खामियां पाई। साथ ही इसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए इसकी जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। बता दें कि एसआईटी की जांच शुरू होते ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देहरादून रजिस्ट्रार रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। रजिस्ट्रार के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है, यहां तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदले गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आगे कहा कि लोग अपने खून पसीने से जमीन खरीदते हैं और अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में ही कागज बदल दिए जाते हैं तो ये बहुत गलत है। इस मामले में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो निष्पक्ष जांच करेगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। एक ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मानसून के दौरान लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बस
के लिए प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी जिलों के लिए भी येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड के लिए पूर्ण अनुमान जारी किया है, जिसमें नैनीताल और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट और साथ साथ जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, चंपावत हो, उधम सिंह नगर हो, इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके बाद जो नदियां और नाले हैं वो उफान पर नजर आ रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ झारखंड के पास, जो ये नदी है जो मसूरी से होती हुई जो निचली क्षेत्रों में आती है। वैसे तो अगर बात की जाए, ये नदी गर्मियों के मौसम में सूखी हुई रहती है, लेकिन जिस तरह से जैसे ही मानसून शुरू होता है तो ये भी धीरे धीरे उफान अपना पकड़ने लग जाती है। तो आप देख सकते हैं जो लहरें हैं काफ़ी तेज़ है यहाँ की। अब फिलहाल के लिए जो मौसम की बात की जाए तो देहरादून में काले बादल छाए हुए हैं और जगह जगह से ये सूचना आ रही है कि कई क्षेत्रों से कि जो बरसात वहाँ पर लगातार हो रही है। अभी भी की बात की जाए तो यहाँ हल्की हल्की बूंदें जो शावर है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मौसम विभाग की बात की जाए तो आज के लिए कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बात की जाए कई क्षेत्रों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने ये भी कहा गया है कि 2 अगस्त तक कई क्षेत्रों में लगातार बरसात देखने को मिलेगी, जिसके बाद ये देखा जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं जो मैदानी क्षेत्र है, नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो तटीय लोग हैं उनको दिक्कतें पड़ सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर गुरुवार को मेला कंट्रोल टावर में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की शुरुआत विधायकों के हंगामे के साथ हुई। बैठक में विधायकों ने अपने प्रस्तावों को शामिल न किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बैठक में जमकर हंगामा किया गया। हंगामे के बाद बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को शामिल करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 62 करोड़ 48 लाख का बजट पारित किया गया, जिसमें 50% पुराने कामों के लिए जबकि 50% बजट में कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। जिला योजना की बैठक हुई है और 1 साल बाद हुई है, ऑलमोस्ट 1 साल बाद हुई है। तो पहले तो यही था कि 1 साल बाद क्यों हुई है। दूसरा, अगर विधायक कोई अपनी बात रख रहे हैं, कोई पीड़ा रख रहे हैं कि उनका प्रस्ताव नहीं आया, तो हम अपने माननीय मंत्री या अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें जिला पंचायत सदस्य बीच में करें, टोका टाकी करें विधायकों से। विधायक देखिए माननीय विधायक है, मुख्य सचिव का एक प्रोटोकॉल होता है उनका। अब उनसे कोई मिसबिहेव करे, कोई वार्तालाप करे, बहसबाजी करे, वो अच्छा नहीं है। और ये चीज़ें माननीय मंत्री जी को भी देखनी चाहिए, अधिकारियों को भी देखनी चाहिए कि एक फ्लो में मीटिंग चलनी चाहिए, एक शुरुआत से एक स्टार्ट पॉइंट ले लेना चाहिए और सबकी बात सुननी चाहिए। तो उसमें हमने थोड़ा सा हमको बोला कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, विधायकों से बहस करना क्या, हम भी समाज सेवक हैं, आप भी समाज सेवक हैं, हमारा भी उद्देश्य यही है कि लोगों के काम होने चाहिए। और जिस तरीके से पिछले साल भी मीटिंग में वही बातें थी और आज भी वही हैंडपंप की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा उद्देश्य मीटिंग का है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और ये इस जिले के साथ छलावा हो रहा है। जिला योजना की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62 करोड़ 34 लाख 48 हज़ार जो हमने यहाँ पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49 करोड़ 42 लाख था। तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है और इसमें जो है 50% जो है पुराने कामों में खर्च होगा और 50% नए कामों में खर्च होगा। और इसके साथ साथ निश्चित रूप में, क्योंकि ये आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके हम लोग यहाँ केंद्र की टीम भी आ रही है, तो आपदा के क्षेत्र के अंदर जो भी सहायता होगी वो इस क्षेत्र की हम लोग करवाएं। वहीं डोईवाला क्षेत्र में नए शहर बनाने की खबरों के बाद जिस तरह से डोईवाला में स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की तरफ से पिछले दिनों से लगातार पंचायतें और बैठकें की जा रही थी, तो वहीं नया शहर बनाने की बात का मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी और कैबिनेट मंत्री ने खंडन किया है। वहीं उनके बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद जताया है। साथ ही लोगों से भी भ्रामक खबरों से दूर रहने की अपील की गई है। देखिए, कुछ राजनीतिक दल जो भोले वाले किसान हैं क्षेत्र के, उनको दिग्भ्रमित करके और इस तरीके से उन्होंने चलाया कि यहाँ पर एरो सिटी और इंटीग्रेट सिटी के नाम पे भूमि का अधिग्रहण होने जा रहा है और लगातार किसानों को दिग्भ्रमित किया गया अनाउंसमेंट के माध्यम से और क्षेत्र में जाकर नुक्कड़ सभाएं करके किसानों को डराया गया कि सरकार आपका मकान तोड़ देगी, सरकार आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन
माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा इसमें बयान भी आ चुका है कि कोई एरो सिटी, कोई इंटीग्रेटेड सिटी लोहिवाला में या मांझी ग्रांट में नहीं बन रही है। उस रूप में कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया कि इस तरीके से कि कोई भी योजना सरकार की नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी जन भावनाओं के खिलाफ काम नहीं करेगी। इसमें राजनीति हो रही थी और जितने कम समय में आंदोलन शुरू और समाप्त भी हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने शहरी विकास मंत्री जी को, धामी जी को और सांसद जी को, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति कार्यकर्ताओं में भी थी और सभी में इन्होंने आक्रोश फैलाया, भ्रामक प्रचार करके, क्योंकि इसकी कोई अधिसूचना नहीं थी, कोई प्रमाणिक अभिलेख भी नहीं था और आम जनमानस की भावनाओं से खेलकर उनको एकत्रित किया गया। लेकिन हम जनमत का सम्मान करते हैं। जो किसान भाइयों के बीच में भ्रम की स्थिति हुई थी और धामी जी और हमारी सरकार और हमारे सारे पदाधिकारी आपस में सरकार के संपर्क में थे और आज वो भ्रम की स्थिति दूर है। लोगों को कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है कि वो निकाय चुनाव आगे हैं, उनके पास कोई मुद्दे तो थे नहीं। उन्होंने इसमें आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इस मामले को भड़काया। निकाय चुनाव नजदीक आ गया, जिस कारण खुद हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला वार्डों में जाकर लंबित कार्यों का जायजा ले रहे हैं, जिस कारण काम में तेजी हो रही है। हर रोज मेयर की तरफ से बैठकें ली जा रही हैं, साथ ही जनता दरबार लगाकर समस्याओं को भी सुना जा रहा है। वहीं मेयर साहब के दरबार में आम जनता के साथ व्यापारी और पार्षदों का भी जमावड़ा लग रहा है। लंबित कार्यों को लेकर मेयर का कहना है कि कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया जा चुका है, जल्द ही उन्हें पूरा भी करा दिया जाएगा। देखिए, नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग सभी कार्यों को नगर निगम करता है और उसकी समीक्षा भी समय समय पर करता है। चूँकि जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, जनहित से जुड़ी हुई विषय हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नगर निगम अपने स्तर से करता है। जो निगम स्तर से नहीं होती उस स्तरों पर हम प्रशासन और शासन स्तर से उन कामों को कराते हैं और लगभग सभी कार्य, चाहे वो पेयजल पुनर्गठन के हों, चाहे सीवरेज के हों, चाहे आपके पार्क्स के हों, चाहे विद्युत हो, स्ट्रीट लाइट हो, सभी अपने अपने तरीके से गतिमान हैं। मॉनसून का सीज़न चल रहा है तो वर्तमान में हम लोग प्री मॉनसून में भी हम लोगों ने तैयारी की थी और वर्तमान में मॉनसून में भी लगभग 100 आदमी इन नदी नाली और जो भी आपकी अतिवृष्टि के कारण गधेरे वगैरह आते हैं, नाले आते हैं, उनको भी देख रहे हैं। तो चुनाव आते ही वार्डों में जाकर जायजा ले रहे हैं मेयर, एक्टिव नजर आ रहे हैं, तेजी से काम हो रहा है, प्रगति की रिपोर्ट दी जा रही है, रुके हुए कामों की जांच कर रही है प्रगति रिपोर्ट। तो हल्द्वानी में मेयर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। निगम चुनाव आते ही मेयर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत में केंद्रीय विद्यालय में नई शिक्षा नीति की जानकारी दी गई। यहां के प्रिंसिपल ने इसकी विस्तृत जानकारी दी और आर्मी स्कूल के प्रधानाचार्य कमलेश ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, विभिन्न स्किल को लागू किया गया है, डिजिटल शिक्षा पर सभी स्कूलों को प्रगति करनी है, स्मार्ट शिक्षा और समग्र शिक्षा को शुरू किया गया है। अल्मोड़ा केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल वी राम और जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य DS रावत ने प्रेस वार्ता में शिरकत की। NEP 2020 जो है वो प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा बहुत सोचा विचारा कदम है, जिससे शिक्षा के जो मूलभूत ढांचे को है उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया है। अभी तक हम लोग 10+2 सिस्टम में काम करते थे, जिसमें 12 साल तक का मूल्यांकन बच्चे का होता था। अब इस सिस्टम को 15 ईयर कर दिया गया है, जिसको ब्रैकेट में तोड़ा गया है 5+3+3+4, तो जिसके अंदर बच्चों को डिजिटल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।